हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को एक तरीके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है पूरे सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। और साथ में ये नए सेशन के हिसाब से 2026-27 के हिसाब से, तो मैं चाहूँगा वीडियो को पूरा देखें ताकि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई होंगी स्कूल वगैरह में फिर किसी भी जगह पर, तो आपको इस वीडियो के जरिए पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को रिव्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका होता है बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉ होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी कंट्री को गवर्न करते हैं। और ये बेसिकली हमें पावर एंड अथॉरिटी देता है किसको, गवर्नमेंट को, जिसकी सहायता से जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री को रन करती है। और साथ में ही जो भी यहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो इन लॉज को और जो रूल्स बने हुए हैं संविधान के वो इनको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी देश में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट होती है जो काम करती है। तो वो काम कैसे करेगी भाई, संविधान की सहायता से करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता से करिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें रूल्स हैं और लॉ हैं जिसकी सहायता देश को चलाया जाएगा। और साथ में उन्हीं लॉ की सहायता से वहाँ के जो लोग हैं उसको वो फॉलो करेंगे और साथ में वो देश आपका चल पाएगा। अब जो संविधान जो आपका होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका रिटन और एक होता है आपका नॉन रिटन या फिर अनरिटन कह सकते हैं। रिटन का मतलब होता है एक ऐसा संविधान जिसको बनाने के लिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा को फॉर्म किया हो और उसने एक तरीके से संविधान को बनाया हो। तो एग्जाम्पल में इंडिया, अमेरिका एंड जापान, ये जो है तीनों के तीनों देश एक ऐसे संविधान के एग्जाम्पल हैं जो रिटर्न है बेसिकली, यानी कि इन्होंने अपना संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जिसके मेंबर चुने जाते हैं और वो मेंबर मिलकर के संविधान को बनाते हैं। और एक होता है आपका अनरिटन कह लो या फिर नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह लो। इसका मतलब होता है कि एक संविधान ऐसा भी होता है जो कि ट्रेडिशन पे, कस्टम पर, कोर्ट के डिसीजन पर या फिर जो भी पिछले लॉज वगैरह चल रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे वो नए नए आते रहते हैं, उसके हिसाब से उस देश को चलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तीन देशों का एग्जांपल ऐसा है जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। यानी कि यहाँ पर एक ही बार में संविधान को नहीं लिखा गया, यहाँ पर नए नए जजमेंट आते हैं या फिर कोई कोर्ट का डिसीजन आ गया या फिर ट्रेडिशन वहाँ का कोई होगा, कोई कस्टम होगा, तो उसके हिसाब से उस देश को फॉलो या फिर उस देश को चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला आपका देखते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन अगर हम बात करें, फंक्शन का मतलब होता है संविधान के कार्य। तो संविधान का सबसे मेजर कार्य यही होता है कि वो संविधान क्या करे कि उस देश के तीन मेजर ऑर्गन्स को बेसिकली स्टैब्लिश करे जिसका नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। किसी भी देश में ये तीन तरीके के ऑर्गन जो होते हैं वही देश को चलाते हैं। पहला लेजिस्लेचर जिसका काम होता है नियमों को बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है नियमों को लागू करना, और जुडिशरी जिसका काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको देखेगी वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में संविधान जो हमारा है वो एक तरीके से एक्सप्लेन करता है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन तीनों के तीनों ऑर्गन्स की, और साथ में इनके ऊपर लिमिटेशंस भी लगाता है ताकि ये अपने हिसाब से कोई ज़्यादा ही पावर यूज़ ना कर सकें। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये भी होता है कि वो लोगों को और जो सरकार है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करे। साथ में जो भी ये थ्री ऑर्गन्स है गवर्नमेंट है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी एक तरीके से रेगुलेट करता है। बेसिकली संविधान का कार्य यही है कि देश में अराजकता ना फैले और सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल्स जो हैं लोगों के वो पूरे तरीके से फुलफिल हो सके एक न्यायिक तरीके से या फिर एक जस्टिसेबल तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यही था आपका संविधान के कार्य। अब बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है, अगर हम भारतीय संविधान के मेकिंग को देखें तो इसके लिए कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था, जिसमें टोटल जो मीटिंग्स हुई थी, बेसिकली सेटिंग्स हुई थी, अगर हम बात करें तो 166 सिटिंग्स हुई थी। और टोटल जिस पे खर्च आया था उस वक्त वो आया था 64 लाख रुपए। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्केड्यूल्स की, तो ये पहले के टाइम पर वैसे कम थे, आई थिंक 8 के आसपास थे, बाद में ही बढ़ करके प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो 12 स्केड्यूल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं वुमेंस मेंबर्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, तो 9 वुमेंस थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर, बेगम आजाद रसूल और विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित वो है नेहरू की बेटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी बेटी है विजया लक्ष्मी पंडित, यानी कि इंदिरा गांधी की बहन कह सकते हैं आप। अगला अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी वही कमेटी थी जिसने संविधान को एक तरीके से प्रारूप दिया। प्रारूप समिति कहा जाता है जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और एक तरीके से इसी टीम ने एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो भी उसकी रूपरेखा थी उसको तैयार किया। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है आपकी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके BR अम्बेडकर। और साथ में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, फिर प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
अगला बात करते हैं कि जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है भाई? अगर आपके पास NCERT की किताबें हैं तो जो सबसे पहला पेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल, जिस पे उद्देशिका लिखा होता है। तो उसमें 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी जाती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल एक ऐसा मतलब पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली, जिसको आप मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडल्स हैं, वो सब की सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो संविधान है वो किस बेस पर बना है, ये सब हमें कौन बता देता है? प्रियम्बल हमें बता देता है। ठीक है, तो अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि पूरा का पूरा जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्यायों की बात करी गई है। न्याय यानी कि जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो सोशल का मतलब होता है कि जो समाज है आपका, वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट, रिलीजन, जेंडर और स्टेटस के हिसाब से। और बेसिकली ये जो है हमारे को फंडामेंटल राइट्स के जरिए एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करा जाता है। ठीक है, ताकि जो समाज है आपका वहाँ पर कोई भी असमानता ना फैले। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को फेयर अपॉर्चुनिटी मिले इकोनॉमिक लाइफ में बेसिकली, ताकि जो लोगों के बीच में अंतर है गरीब और अमीर का, वो एक तरीके से ख़त्म किया जा सके। और पॉलिटिकल जस्टिस की मैं बात करूं तो जो भी पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, जितने भी यहाँ के लोग रहते हैं, वो बेसिकली इक्वली मिले, यानी कि सबके राइट टू वोट होता है और सबके वोट की वैल्यू एक ही होती है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल जस्टिस है। तो प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज की। सोर्स का मतलब होता है कि भारतीय संविधान आखिर कहाँ से लिया गया। तो भारत में अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने भी एक संविधान बनाया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 75% जो हमने हिस्सा था अपने भारतीय संविधान में वो हमने इससे लिया, और साथ में हमने कुछ चीज़ें ली मोतीलाल नेहरू कमेटी से, जो कि आपके आई थी 1928 में। तो जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोतीलाल नेहरू कमेटी से हमने लिया था, जो कि 1928 में छपी थी। और 75% हिस्सा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, जो कि ब्रिटिशर्स का बेसिकली संविधान था जिसके जरिए देश को चलाया जा रहा था। इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग देशों से भी बहुत सारे नियम लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूँ तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और स्पीकर सिस्टम लिया। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो भी ढांचा होता है बेसिकली हमने वो लिया। आयरलैंड जो देश आप देखते हैं वहाँ से हमने डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नियम लिए। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिया। और कनाडा से हमने क्वेश्चन फेडरल सिस्टम और रेजिडरी जो पावर्स होती हैं बेसिकली, ये हमने इन देशों से एक तरीके से आयात कराया या फिर हमने उनके संविधान से देख करके अपने संविधान में इसको जोड़ा। तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान के फीचर्स की। तो भारतीय संविधान जो आपका है बेसिकली एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि यहाँ के लोगों द्वारा बनाया गया है और वे वही लोग हैं जिनको जनता ने चुन करके भेजा था। साथ में भारत जो आपका एक सवान, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है और ये जो है हमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के हिसाब से भारत में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और साथ में डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके जरिए भारत के जो लोग हैं उनको हर प्रकार का न्याय मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, या फिर मान लीजिए सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि देश के भीतर जो अमीर गरीब का अंतर है वो कम हो सके, लोगों के बीच जो भेदभाव वो कम हो सके। तो इसको हम एक तरीके से फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है वो 2 उसके नेचर है। पहला आपका रिजिड और साथ में फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा संविधान जिसमें बदलाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। जैसे कि मान लीजिए भारतीय संविधान के बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इस हिसाब का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और साथ में हमारे भारतीय संविधान में कुछ नियम ऐसे हैं जिसको हम सिंपल मेजोरिटी के जरिए अमेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है वो रिजिड के साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और कुछ के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, इसमें प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जैसे वर्डों का इस्तेमाल किया गया। तो इन वर्ड की मीनिंग भी जान लेते हैं। देखिए जस्टिस का मतलब क्या है कि जस्टिस जो भारत में मिलेगा लोगों को वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा सभी के सभी लोगों को। लिबर्टी का मतलब है कि आपको थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन और वर्शिप के हिसाब से फ्रीडम मिलेगी। इक्वलिटी का मतलब है कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को इक्वली समझा जाएगा और जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म किया जाएगा। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि देश में ब्रदरहुड, यूनिटी और म्यूचुअल लव अमंग सिटीजन्स को बढ़ावा देना, उसको मतलब बेसिकली भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। सेकुलरिज्म का मतलब है कि लोगों को अलाउ करना किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाने का। सोशलिस्ट का मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक वेलफेयर को लेकर के काम करेगी ताकि सोशल इक्वलिटी बनी रहे। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेपाल और साउथ अफ्रीका के संविधान की। देखिए नेपाल का जो संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा है, क्योंकि इसमें अब तक 5 बार संविधान बनाए हैं और अब तक इसको अब तरीके से हम बढ़िया संविधान नहीं कह सकते। इसको लेकर के वहाँ पर मधेसी मूवमेंट चलता रहता है जो कि कहता रहता है कि इसमें बार बार संविधान में अमेंड करा जाए
बेसिकली। तो अगर आपने नेपाल के बारे में भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर अभी भी आंदोलन बेसिकली हुए थे, वो भी इसी चीज़ को लेकर के हुए थे। तो इसलिए नेपाल के संविधान को काफ़ी कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कम से कम 5 बार अलग अलग बार संविधान बनाए गए। भारत के संविधान की तरह नहीं कि हमने एक ही बार बनाया और वो अब तक चल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स ये हो सकते हैं कि जितने भी प्रोविज़न है बेसिकली उसमें लोगों के हिसाब से वहाँ पे नियम वगैरह बनाए जाए। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल फैसिलिटीज़ वगैरह मिला जाए, उनको प्रोटेक्शन वगैरह मिले। जो भी वीकर सोशल ग्रुप है उनको पावर दे सरकार, एक तरीके से उनकी सहायता करे। और साथ में जो भी लोगों की फ्रीडम वगैरह है वो एक तरीके से उनकी सुरक्षित रखा जाए, फिर लोगों की जो स्वतंत्रता है वो ख़त्म ना करी जाए। तो इस तरीके का जो संविधान होता है वो लंबा चलता है। साथ में हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान की। तो साउथ अफ्रीका जो संविधान है दिसंबर 1996 को बना था और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रेशियल क्लास डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भेदभाव वगैरह होता था, इसलिए इसको जोड़ा गया। हाउसिंग प्रॉब्लम को इसमें संविधान में जगह दी गई, हेल्थ इशू को इसमें संविधान में जगह दी गई। साथ में जो भी वहाँ पे गरीबी वगैरह है उसकी भी इसमें संविधान में हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें थी वो साउथ अफ्रीका के संविधान में जोड़ा गया, इसलिए काफ़ी इसको अलग संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसको मैंने वन शॉट के जरिए कवर अप किया। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो ये जो आप अगर मेरा चैनल देखते हैं तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसको मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम सेकंड चैप्टर करेंगे। ओके, चलिए।